Hello everyone, myself मित्र सेन and welcome to our channel मित्र सेन स्टडी सेंटर। So friends, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर जियोलॉजी, जो कि आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। दोस्तों, इस चैप्टर के नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड अथवा लिख सकते हैं। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर एंड बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बेहतर तरीके से पता होगा। नहीं पता होगा तो आपको परेशान होने की कोई बात नहीं। हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे इस चैप्टर का, जो हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स है उसका हर एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको बहुत आसान वे में समझने की पूर्ण कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अथवा इस चैप्टर से कोई भी अगर जो आपको डाउट रहेगा तो आप वहां पर कांटेक्ट नंबर या फिर ईमेल आईडी पड़ी रहेगी, वहां से आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए लेक्चर को शुरू किया जाए। दोस्तों, पहला टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट। आप लोग भली बात जानते होंगे कि जितने भी हमारे कंपोनेंट होते हैं भोजन के, जैसे विटामिन हो गया, प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ये सब हमारे खाने के क्या होते हैं, मुख्य भाग होते हैं। यानी ये जो कुछ हम खाते हैं उसका ये मुख्य भाग होते हैं। दोस्तों, आइए हम डिटेल में पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट वास्तव में होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आपको डिफाइन किया गया है कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। इसके क्लासिफिकेशन किए गए हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तथा कार्बन के एटम के अनुसार जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है उसको क्लासिफाई किया गया है। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। हम यहाँ पर केवल क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट होता क्या है उसके बारे में डिटेल में कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कार्बोहाइड्रेट फॉर्म द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स एंड एग्जिस्ट वाइडली इन एनिमल्स एंड वेजिटेबल टिश्यूज। देखिए भाई, इसमें बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र और बहनें होंगे जो कि अभी डायरेक्टली हिंदी मीडियम से उन्हें इंग्लिश पढ़ना पड़ रहा है बेसिक में। तो आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए। इंग्लिश कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, या फिर इंग्लिश में सब दिया गया है थोड़ा डिफिकल्ट है, मान रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे आप क्या कीजिए, उसको एक बार सुधारने की कोशिश कीजिए, ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाएगा। आप डेली स्टडी कीजिए, ऑटोमेटिक इंग्लिश आपको समझ में आने लगेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और जहां तक हमारा बेहतर प्रयास रहेगा कि इसको बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश किया जाए। तो कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे खाने का एक मुख्य भाग होता है। हम लोग खाते हैं तो हम लोग को कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है? या तो हमें सब्जियों से मिलता है, या फिर प्लांट से मिलता है, उसके बाद में या फिर क्या होता है मसल से मिलता है, जैसे मांस, जैसे क्या होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जब किसी एनिमल्स का मांस आहार करते हो तो उनसे वहां से मिलता है। या फिर इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। दोस्तों, जो आपका दिया गया है कार्बोहाइड्रेट फॉर्म द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ डाइट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स एंड एग्जिस्ट वाइडली इन एनिमल्स एंड वेजिटेबल टिश्यूज। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे खाना का मुख्य भाग होता है। ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये पाया जाता है सब्जियों में तथा सब्जियों के टिश्यू में। जैसे आप कोशिका पढ़ रहे थे, कोशिका सेल को कोशिका बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार जो हमारा टिश्यू होता है। फिर तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने का मुख्य भाग होता है, जो कि अक्सर कहाँ पाया जाता है? जानवरों में पाया जाता है और वेजिटेबल्स के टिश्यूज में पाया जाता है। अब देखो, बायोकेमिकली द एनर्जी ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिसमें क्या होता है, रिस्पायरेशन के तहत क्या निकलता है आपका, मतलब रिस्पायरेशन के साथ जो समय आपको एनर्जी मिलता है उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं। तो बायोकेमिकल रूप से जो आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है लिविंग बीइंग्स में, वो सेल में होता है। भैया, जैसे आपको पता होगा, आपने डिटेल में पहले पढ़ रखा होगा कि जो आपका बायोकेमिकली जो आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है वो कहाँ होता है? सेल में होता है। तो वही बोला गया बायोकेमिकल रूप से जो एनर्जी होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज
किसी भी जीवित प्राणी का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का एनर्जी होता है वो कहाँ होता है, सेल में होता है, जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट पार्टिसिपेट करता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे खाने का मुख्य भाग होता है जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। वो लिविंग बींग्स में होता है, किसमें होता है, सेल में होता है। इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए समझ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट वर प्रीवियसली डिफाइंड एज। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट को हम लोग पहले समय में कैसे डिफाइन करते थे तो वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। कार्बोहाइड्रेट वर प्रीवियसली डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है कि पुराने समय हम लोग कार्बोहाइड्रेट को इस प्रकार डिफाइन करते थे कि उसके कार्बन के एटम के अनुसार डिफाइन करते थे। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो प्रीवियस यानी पहले समय में कैसे एक्सप्लेन किया जाता था दोस्तों, तो वो एक्सप्लेन किया जाता था कैसे, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन यानी वो कितने कार्बन के एटम्स को कंटेन करता है उसके अनुसार कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन किया जाता था। अब देखो जैसे एग्जांपल दे दिया गया है, क्या दिया गया है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब इसमें आप देख सकते हो कि कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने एटम है भाई, 6 C6H12O6 होता है, आपका ग्लूकोज होता है। अब वही फ्रक्टोज का क्या होता है दोस्तों, तो C6H2O यहाँ पर 6 दिया गया है, तो यहाँ पर कार्बन के एटम 6 है, यहाँ पर भी 6 आइटम है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो प्राचीन समय में, जो पहले समय में कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन किया जाता था तो किसके बेसिस पर किया जाता था, वो किया जाता था कि वो कितना उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना कार्बन के एटम है। इतना आपको समझ में आ गया। आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है और इसको मतलब प्राचीन समय में कैसे डिफाइन किया गया था। अब आप ये समझ लीजिए, द कार्बोहाइड्रेट आर समटाइम नोन एज स्टेरॉइड्स। दोस्तों कुछ समय में यानी क्या होता था, कुछ समय हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को किसके नाम से जानते थे, स्टेरॉइड्स के नाम से जानते थे। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन आर द सम कॉमन कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों क्या होता था कि प्राचीन समय में यानी समटाइम कुछ समय पहले हम लोग क्या था, कार्बोहाइड्रेट्स को किसके नाम से जानते थे, स्टेरॉइड्स के नाम से जानते थे। जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन आर सम ऑफ द कॉमन कार्बोहाइड्रेट, जो कि कुछ कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हम बात करते हैं जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है उसका क्लासिफिकेशन बेसिकली दोस्तों 3 प्रकार से किया गया था। क्या किया गया था, मोनोस्टेरॉइड्स, ओलिगोस्टेरॉइड और तीसरा पोलियोस्टेरॉइड्स। ये 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट को। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम how should we classify carbohydrate, यानी there are how many types of carbohydrate। तो आप बेसिकली सिंपल सा आंसर दे सकते हो, there are 3 types of स्टेरॉइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, मोनोस्टेरॉइड, दूसरा ओलिगोस्टेरॉइड, तीसरा क्या होता है आपका पोलियोस्टेरॉइड। आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिटेल में, मोनोस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, ओलिगोस्टेरॉइड के बारे में पढ़ेंगे, फिर पोलियोस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों हर सब की आपकी अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज यहाँ पर जगह कम होने की वजह से हम मोनोस्टेरॉइड्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में हम इसके फिजिकल, केमिकल तथा इसके रिएक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे ओलिगोस्टेरॉइड, फिर पोलियोस्टेरॉइड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये मतलब ये लेक्चर 7-8 लेक्चर में 7-8 वीडियो में कंप्लीट होगा। तो आइए अब हम पढ़ते हैं मोनोस्टेरॉइड्स होता क्या है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द मोनोस्टेरॉइड्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी। ध्यान दीजिए, जो आपका मोनोस्टेरॉइड्स होता है वो क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी होता है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। इतना समझ में आ गया कि जो आपका मोनोस्टेरॉइड्स होता है वो पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स which cannot be hydrolyzed to a simple sugar। जो आपका मोनोस्टेरॉइड्स होता है वो क्या होता है, वो पॉलीहाइड्रोक्सी होता है, वो पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन्स होता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, यानी हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते सिंपल शुगर में। तो यहाँ पर क्या लिखा था, मोनोस्टेरॉइड्स आर पॉलीहाइड्रो, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स which cannot be hydrolyzed to a simple sugar। देखो बाबू, देखो भाई, जो भी मेरे भाई और बहन वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बीएससी जो है वो इंग्लिश में टोटल दिया गया है। इंग्लिश एक सिंपल लैंग्वेज है। जब आपको समझ में आने लगी चीजें, जब आप चीजों को इंग्लिश में समझना शुरू कर दोगे, ऑटोमेटिक इंग्लिश आपको इजी लगने लगेगा। अभी थोड़ा डिफिकल्टीज हो रहे हैं समझने में, जहां तक कोशिश रहता है कि इसको समझा दिया जाए कि डाउट ना बचे।
तो समझ लेते हैं। द मोनोस्क्राइड आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स which cannot be hydrolyzed to be in a simple sugar। मोनोस्क्राइड दोस्तों क्या होता है, हमारा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होता है, जिसको हम लोग हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। किसमें नहीं कर सकते भाई? सिंपल शुगर में नहीं कर सकते। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। आप देखो, दे मे बी फर्दर क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ कार्बोनिल एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल्स। दोस्तों इसको क्लासिफाई किया गया है किसके बेसिस पर? कार्बोनिल के ग्रुप, कार्बोनिल के बेसिस पर तथा नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है कि उस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन के एटम पाए जाते हैं या फिर कार्बोनिल के एटम पाए जाते हैं। अब देखो जो तीसरा पॉइंट दिया गया है, थर्स्ट टू क्लासिफाई या मोनोस्क्राइड कंप्लीटली, हम लोग को मोनोस्क्राइड्स को कंप्लीटली क्लासिफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है? इट इज नेसेसरी, यह जरूरी है। क्या जरूरी है? बोथ नंबर ऑफ कार्बन एंड टाइप्स ऑफ कार्बोनिल। यानी अगर जो हम मोनोस्क्राइड्स को क्या करना चाहते हैं, क्लासिफाई करना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि उसमें नंबर ऑफ कार्बोनिल तथा नंबर ऑफ कार्बन के एटम का होना अति आवश्यक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो बाबू, इसका कुछ एग्जांपल दिया गया, जैसे ग्लूकोज इज एन क्या दिया गया है? एल्डोहेक्सोस। अब यहाँ पर हमने क्या सीखा था? जो हमारा मोनोस्क्राइड्स होता है वो क्या होता है? वो होता है क्या होता है? दे मे बी फर्दर क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ कार्बोनिल और नंबर ऑफ एटम। हमने आपको क्या बताया था? जो हमारा मोनोस्क्राइड्स होता है वो कैसे क्लासिफाई किया जाता है? कार्बोनिल जो नंबर ऑफ कार्बोनिल होता है या फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसके अनुसार हम उसको क्लासिफाई करते थे। तो वहां पर एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पर क्या बोला गया? अगर जो आप मोनोस्क्राइड को क्लासिफाई करना चाहते हो कंप्लीटली, तो ये जरूरी है कि नंबर ऑफ कार्बोनिल तथा नंबर ऑफ कार्बन के एटम का होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों वही तो लिखा हुआ है एग्जांपल, जैसे ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोस बोल दिया गया। अब देखो इसमें कार्बन के एटम कितने हैं? 6 है, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6। तो सिंपल सा है। आई होप आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का, कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक कुछ समझ में आया होगा। जो कुछ बचा हुआ डाउट है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दिया जाएगा भाई। अभी आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं। इसके नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक्स में मिल जाएगा, आप परेशान मत होइएगा। तो अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम पढ़ेंगे मोनोस्क्राइड्स के क्लासिफिकेशंस के बारे में। लेकिन वो किसके ऊपर होगा? वो होगा हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम के ऊपर, कि नंबर ऑफ कार्बन एटम के अनुसार जो हमारा मोनोस्क्राइड्स है उसको कैसे क्लासिफाई किया गया। पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें पढ़ेंगे नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोस्क्राइड्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम के बेसिस पर मोनोस्क्राइड को कैसे क्लासिफाई किया गया उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।